हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे रिगार्डिंग योर कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स मॉड्यूल फॉर योर FAA एग्ज़ाम। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले I request you all to subscribe to this channel and do not forget to like and share the video. और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, और FAA के सारे मॉक टेस्ट अटेंड करने के लिए आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये सारे मॉक टेस्ट काफ़ी नॉमिनल से फ़ी पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद अवर क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन, रिलीज अर्ली एंड ऑफन। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के केस में हम सोर्स कोड को व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद आप उसमें प्रॉब्लम्स को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ट्रांसपेरेंट। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर कोलैबोरेटिव इन नेचर, मतलब एवरीबडी इज फ्री टू पार्टिसिपेट। बहुत सारे डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। रिलीज अर्ली एंड ऑफन का मतलब क्या होता है, सिंस देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे नए नए रिलीजेस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और नाम क्या है, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आप सबको पता होनी चाहिए जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हर एक प्रोसेस राउंड रॉबिन ऑर्डर में एग्जीक्यूट की जाती है। मैं लिख लेता हूं एक बारी। प्रोसेसेस आर executed in a round robin order and in case of time sharing operating system हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम दिया जाता है। अगर वो अपने टाइम क्वांटम के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेल एंड गुड, उसको टर्मिनेट किया जाता है। अगर नहीं होता है तो उसको CPU से ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है, जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। और प्रीएम्पशन करने के लिए कौन सा मॉड्यूल रेस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। आपको बताना है उस स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल का नाम जो हम इस्तेमाल करते हैं फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, FTP। और FTP की फुल फॉर्म क्या आती है, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और UDP की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म क्या आती है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP की फुल फॉर्म क्या आती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ईमेल्स दैट आर मार्क्ड एज स्पैम आर ऑटोमेटिकली मूव टू डैश फोल्डर वंस दे अराइव। आपको बताना है वो ईमेल्स जिनको मार्क किया जाता है एज स्पैम, उसको ऑटोमेटिकली किस फोल्डर में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जंक फोल्डर। और ये जो स्पैम ईमेल्स होती हैं, दे आर समटाइम्स आल्सो नोन एज अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको बताना है
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इंकजेट। आप सबको पता है प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की खासियत क्या है, यहां पे जो प्रिंटर का रिबन होता है वो टच करता है विद द पेपर, वाइल एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का रिबन टच नहीं करता है विद द पेपर। और एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊंगा इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल कौन कौन सी आती है, लाइन प्रिंटर भी, डेजी व्हील भी, डॉट मैट्रिक्स भी। वैसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल क्या आती है, इंकजेट आता है, लेजर प्रिंटर आता है, थर्मल प्रिंटर आता है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश जनरेशंस। आपको बताना है कंप्यूटर्स को कितने जनरेशंस में क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5 जनरेशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको क्या याद रखना है, आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का। सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में आईसीज का इस्तेमाल किया गया था। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। आपको बताना है अगर आपको पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, Ctrl+M। और Ctrl+N किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। एंड Ctrl+J का इस्तेमाल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई अ पैराग्राफ। Let's talk about question number 8. Dash is a network security device that monitors the incoming and outgoing network traffic. आपको बताना है उस नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस का नाम जो कि इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क ट्रैफिक के इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फायरवॉल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको क्या याद रखना है, ये जो फायरवॉल है हम फायरवॉल का काम करा सकते हैं हार्डवेयर से भी और हम फायरवॉल का काम करा सकते हैं सॉफ्टवेयर से भी। सो अ फायरवॉल कैन बी अ हार्डवेयर एज वेल एज अ सॉफ्टवेयर। बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, स्विच के बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा। स्विच क्या है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में, लैंस में मोस्टली। पर सपोज अगर ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है और ये चौथा कंप्यूटर है, हमें अगर इनको आपस में कनेक्ट करना होगा तो हम इनको कनेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ स्विच। लैन में हम क्या करते हैं, स्विच का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या है, स्विच। ठीक है। अब अगर इस वाले कंप्यूटर को इस वाले कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये डेटा भेजेगा किसको, स्विच को, एंड स्विच ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर ये फॉरवर्ड करेगा इस कंप्यूटर को। तो इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज स्विच में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम बोलते हैं स्विच आर इंटेलिजेंट बिकॉज इनमें एक टेबल होता है जिस टेबल की मदद से इस स्विच को पता चलती है कि ये जो यहाँ से मेरे पास एक डेटा पैकेट आया या मैसेज आई, ये मुझे किस पाथ से फॉरवर्ड कर लेनी है। स्विच जो है, स्विच ने रिप्लेस किया असल में हब्स को।
स्विच ने रिप्लेस किया किसको, हब्स को। हब भी क्या है, सेम तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता था लैंस में ही, बट हब में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, अगर कोई सा भी डेटा पैकेट हब के पास आता था, यहाँ पे हब के पास, हब इसको ब्रॉडकास्ट करता था। जितने भी बाकी कनेक्टेड डिवाइसेस होते थे हब के साथ, ये उन सारे के सारे कंप्यूटर्स को ये मैसेज क्या करता था, फॉरवर्ड करता था। इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अब फिर कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर खुद से डिसाइड करता था क्या ये डेटा पैकेट मेरे लिए ज़रूरी है। अगर ये इसके लिए होता तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेता, अगर ये इसके लिए नहीं बना होता तो ये इसको डिस्कार्ड कर देता था। वैसे ही ये कंप्यूटर भी और सारे के सारे कंप्यूटर्स। तो ऑब्वियसली हब्स में ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती थी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट राउटर, राउटर क्या है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और गेटवे क्या है, गेटवे भी एक काइंड ऑफ राउटर ही होता है, ये भी एक राउटर ही होता है। लेकिन इसको गेटवे क्यों बोला जाता है, बिकॉज लेट अस से अगर ये पूरा का पूरा इंटरनेट है, यहां से इंटरनेट, और ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, यहां पे लैन, इस लैन को बाकी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक राउटर रखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे राउटर, ठीक है। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हैज प्लेड अ की रोल इन एम्बार्किंग द इंडियन गवर्नमेंट्स जर्नी टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग गोल। आपको बताना है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के अकॉर्डिंग ई गवर्नेंस ने एक की रोल प्ले किया है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कौन सा गोल अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, जम्मू एंड कश्मीर became the first UT to completely shift to e-governance। ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर कंप्यूटर मॉड्यूल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG। आपको बताना है PNG की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और ये PNG क्या है, इट इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट। तो होपफुली कंप्यूटर के सारे 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, और यहां से हमारा स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। द 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा इंक्लूड। आपको बताना है 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा का नाम, वो कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा डेटा होता है, एक ऐसा डेटा जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, जैसे कि आपकी एज, आपका वेट, तो ये किस किस्म का डेटा है, इट इज द क्वांटिटेटिव डेटा। व्हाइल एज इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा जो है इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स, कंटेन्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। यहां पे क्वालिटी की बात होती है, जैसे ऑनेस्टी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। प्रिफरेटरी नोट इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है प्रिफरेटरी नोट का एक और नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेड नोट। और ये हेड नोट कहां पे होता है, ये टेबल के टाइटल के नीचे होता है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, बिलो द टाइटल ऑफ द टेबल। और इसको हमेशा लिखा जाता है ब्रैकेट्स के अंदर। और हेड नोट का इस्तेमाल ही क्यों होता है, इन ऑर्डर टू एड सम मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द टेबल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट एक्ट्स एज अ supplement to the table।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आपको बताना है किस साल को माना जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1921 को। इसको क्यों माना जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? बिकॉज इस साल में क्या पाई गई थी? नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ। और कितनी नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ थी? दैट वाज -0.31%। 14th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप एनक्लोज्ड विद अ क्वेश्चनियर इज कॉल्ड। आपको बताना है सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप जो कि हम क्वेश्चनियर के साथ भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कवरिंग लेटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू डैश फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम मोड वैल्यू किसको कंसिडर करते हैं? हम उस वेरिएबल को मोड कंसिडर करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप सबको पता होगी मोड अगर हम लेंगे जनरल केस में, अगर मैं कोई डेटा सेट लेता हूं, हम किसको बोलते हैं? मोड। जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार इस डेटा सेट में रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड। वाइल एज इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम मोड किस वैल्यू को लेते हैं? उस वेरिएबल को लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेटर से मैं ले रहा हूं यहां पे क्लास और यहां पे मैं ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी। मैं लूंगा क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेटर से क्लास फर्स्ट में 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं, क्लास सेकेंड में 20 और क्लास थर्ड में 5। तो इस वाले सिनेरियो में मोड किसको कंसिडर किया जाएगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r रिक्विजिट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल यूनिट। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टैटिस्टिकल यूनिट की। इट शुड बी अनएम्बिगुअस, इट शुड बी यूनिफॉर्म, इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिक्विजिट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल यूनिट। अब स्टैटिस्टिकल यूनिट का क्या मतलब है? अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हो, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हो, इस इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कलेक्ट कर रहे होते हो? डेटा। अब इस डेटा को मेजर करने के लिए आपको किसी ना किसी यूनिट की जरूरत पड़ेगी और उसी यूनिट को क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिकल यूनिट। अब एक इंक्वायरी में एक किस्म का यूनिट यूज किया जा सकता है, दूसरी इंक्वायरी में दूसरे किस्म का यूनिट यूज किया जा सकता है। दैट इज वाई आपको प्रॉपरली एक यूनिट सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेते हो। आपका स्टैटिस्टिकल यूनिट अनएम्बिगुअस होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। दीज आर ऑल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिक्विजिट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल यूनिट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। इन अ सैंपल ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 100 possesses attribute A and 300 possesses attribute B. If A and B are independent, then how many individuals possess both A and B? हमें यहाँ पे सैंपल दिया गया है ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स। उन 1000 इंडिविजुअल्स में से 100 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट ए को पोजेस कर रहे हैं, जिनके पास एट्रीब्यूट ए है। 300 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास एट्रीब्यूट बी है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ए और बी आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। आपको बताना है कि कितने इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनके पास दोनों एट्रीब्यूट्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने आ रहे हैं? 1000। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000। और एट्रीब्यूट ए कितने इंडिविजुअल्स के पास है? 100। एंड एट्रीब्यूट बी कितने इंडिविजुअल्स के पास है? 300। और डेटा क्या दिया गया है? हमें बताया जा रहा है ए और बी आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। तो हम यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी नो दैट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। अब हमें सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। ए बी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? ए का वैल्यू दिया गया है 100 इंटू बी का आ रहा है वैल्यू 300
डिवाइडेड बाय n, n का वैल्यू क्या आ रहा है 1000। कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो क्या बचा 3 10s are 30। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। द चाइल्ड वुमेन रेशियो relates to the number of children aged dash to women in their reproductive period at a given point of time। आपको बताना है चाइल्ड वुमेन रेशियो में जो चिल्ड्रंस लिए जाते हैं उनका एज ग्रुप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज लेस देन 5 years। अब ये चाइल्ड वुमेन रेशियो क्या होता है मैं आपको एक बार ये भी बताता हूं। मैं लिखता हूं रादर यहां पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन whose age is less than 5 years per 1000 women in child bearing age। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 19th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज यू रैंडमली चूज अ नंबर फ्रॉम 101 to 150, बोथ, यहां पे इसको आप करेक्ट कर लेना, बोथ इंक्लूसिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू चूज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। बताया जा रहा है अगर हम रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम 101 to 150, जिसमें हमें 101 को भी इंक्लूड करना है और 150 को भी कंसिडर करना है, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3। सो सैंपल स्पेस हमारा यहां पे क्या बनेगा 101, 102 से होते होते फिर 150 तक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओवर सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे 50, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पे कितने आ रहे हैं 50। ठीक है, अब अगर मैं देखूंगा यहां पे फेवरेबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो कि हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन सा नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है फ्रॉम 101 to 150। हमें पता है 99 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद क्या आ जाएगा 102, मैं एक बार लिख लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। 105, 108, दीज आर द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147 एंड 150, क्योंकि हमें 150 को भी इंक्लूड करना है। सो दीज आर द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। सो हमें पता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हैं 17 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 50। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज वेट्स। आपको बताना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका एक और नाम भी आता है वेटेड एवरेज मेथड, इस मेथड में किस चीज को कंसिडर किया जाता है एज वेट्स। क्वेश्चन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर आर टेकन एज वेट्स। ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखोगे। और ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, it is one of the important methods used for the construction of cost of living index। तो होपफुली स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के भी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21
और यहां से हमारा मैथमेटिक्स मॉड्यूल शुरू हो जाता है। अ सिंपल इंटरेस्ट obtained by a person for 4 years at 5% rate of interest is rupees 1600. Find the amount obtained by the person if the same principal invested for compound interest for 2 years at 8% rate of interest. हमें बताया जा रहा है एक पर्सन ने सिंपल इंटरेस्ट पे अपना एक प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट किया था और इसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था एनुअली, और 4 साल के बाद जो इसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 1600। अब हमें बताना है कि अगर हम यही प्रिंसिपल सबमिट करते ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, आपको बताना है कि टोटल अमाउंट क्या बनेगा। हमें यहां पे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। सबसे पहले मैं इसी से एक और वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। SI फॉर 4 years, 4 सालों के बाद इसको टोटल SI कितना मिल रहा है 1600। अगर मैं निकालूंगा SI फॉर 1 year, अगर मैं 1 साल के लिए SI निकालूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है SI का अमाउंट हर साल सेम ही हमें मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 सालों के लिए हमें 1600 SI मिल रहा था, दिस विल बी इक्वल टू 400। तो 1 साल के लिए हमें कितना SI मिल रहा है 400। अब हमें पता है ये जो SI हमें मिल रहा है 400, ये किस रेट पे हमें मिल रहा है 5% पे। अब अगर मैं यहां से 1% का वैल्यू निकालूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 80। कैंसिलेशन करने के बाद यहां पे वैल्यू क्या मिलेगा 80। तो 1% आ रहा है बराबर 80 के। प्रिंसिपल क्योंकि अपने आप का 100% होता है तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से, यहां से भी मैं क्या करूंगा 80 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8000। तो यहां से हमें पता चला जो प्रिंसिपल इस पर्सन ने सबमिट किया था वो कितना था 8000। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अगर हम यही प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट करते ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8%, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। अब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%, तो मैं बोल सकता हूं 1 साल के बाद प्रिंसिपल कितना बनेगा 108% पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए फिर से 108% ऑफ प्रिंसिपल अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है 8000। अब यहां पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरोस हो जाएंगे कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, यहां से ये 4 से कटेगा, 2 4s are 8, ये आ जाएगा 2 5s are 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बराबर 9331.2। ठीक है, ये इसका क्या बन रहा है अमाउंट, ये इसका क्या बन रहा है अमाउंट, और हमें क्या फाइंड करना था अमाउंट ही। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 14। मैं यहां पे सबसे पहले एक फ्रैक्शन खुद से ही बनाऊंगा। लेट ओवर फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाई y, और क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में सम करूंगा तो वो 14 के बराबर आता है। तो यहां से मैं x का वैल्यू अगर निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा 14 माइनस y के बराबर। ये हमें x का वैल्यू निकला। फिर इसी क्वेश्चन में हमसे बताया जा रहा है दैट इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर को क्या करूंगा 1 ऐड करूंगा, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर मैं डिनोमिनेटर से क्या करूंगा 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो ये हमारा फ्रैक्शन है वो किसके बराबर आता है 1 के। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे फिर से करूंगा, क्या आ जाएगा x प्लस 1 विल बी इक्वल टू y माइनस 3। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेना है। बेसिक है यहां से, यहां पे एंड रिजल्ट हमें क्या मिला x प्लस 1, x प्लस 1। आपको पता है x के बदले में क्या लिख सकता हूं 14 माइनस y लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस 1 विल बी इक्वल टू y माइनस 3, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 15 माइनस y विल बी इक्वल टू y माइनस 3। अगर मैं माइनस 3 इज इक्वल टू के इस साइड में लेके आ जाऊंगा, ये बनेगा 15 प्लस 3
विल बी इक्वल टू वाई, ये वाई में अगर इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस वाई बन जाएगा। तो 2y का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 18 के बराबर। तो y का वैल्यू विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू हमें यहां से क्या निकला, 9। अब अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाहूंगा, कैसे निकाल सकता हूं, वी नो दैट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई का वैल्यू क्या आया 9, सो x का वैल्यू विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, हमने फ्रैक्शन क्या बनाया था स्टार्टिंग में, x बाई वाई। अब x का वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई y का वैल्यू क्या है 9। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, हाउ इज इट क्लासिफाइड। हमें बताया जा रहा है अगर एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तब आपको बताना है कि हम इस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब इंजेक्टिव का एक और नाम भी आपको पता होना चाहिए। इंजेक्टिव मतलब हो गया वन टू वन फंक्शन, और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू। और बाइजेक्टिव फंक्शन का एक और नाम क्या आता है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर एक फंक्शन वन टू वन भी होगी और ऑन टू भी होगी तब हम उसको क्या बोलते हैं, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस इज। आपको क्या बताना है, अगर हम जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस का आपस में सम करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा। मैं अगर आपको बोलूंगा जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। वैसे ही जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, फिर से 90 डिग्रीज, बिल्कुल सही है। जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। ये तो कॉमन सेंसिकल पॉइंट्स है। अब अगर मैं निकालूंगा यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब अगर मैं इन सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइंस का आपस में सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 0 डिग्री। आप सबको पता होगी कॉस ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0, प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री होता है बराबर 0, और कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है बराबर 1। 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स रेज्ड टू पावर 20 इज। आपको बताना है इस फंक्शन का, एक फंक्शन यहां पे आ रही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड टू पावर 20। आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अगर मैं एफ डैश एक्स यहां पे निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 20 एक्स रेज्ड टू पावर 90। होपफुली आपको पता होगी फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज्ड टू पावर एन की डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे वो होती है बराबर एन एक्स रेज्ड टू पावर एन माइनस 1। ये मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर दी। अब क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव यहां पे निकालना है तो मैं फिर से करूंगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वो किसके बराबर आ जाएगा, 20 इनटू, यहां पे फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी, एक्स रेज्ड टू पावर एन, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 19 एक्स रेज्ड टू पावर 18। इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 380 एक्स रेज्ड टू पावर 18। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, आपको बताना है कि इसके डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू आएगा। मैं एक बार वापस से इसको लिख लेता हूं, 1 एक्स वाई 0 0 कॉस एक्स साइन एक्स साइन वाई कॉस वाई, ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लूंगा यहां पे 1, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा कॉस एक्स
कॉस वाई, फिर बीच में आता है फॉर्मूला का माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स साइन वाई, ऐसा कुछ बनेगा ये हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में आएगा फॉर्मूला का माइनस, फिर एक्स लेंगे, एक्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन एनी केस जीरो ही बनेगा, जीरो इंटू कॉस वाई हो जाएगा जीरो, माइनस जीरो इंटू साइन वाई हो जाएगा फिर से जीरो, फिर मैं लूंगा यहाँ पे प्लस वाई, उसकी वजह से ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से जीरो माइनस जीरो बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, और ये भी क्या बनेगा जीरो और ये भी क्या बनेगा जीरो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब आपको यहाँ पे सिंपली ये पॉइंट याद रखना है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है बराबर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला है, इसका अपना एक प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रूफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखोगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, हमें ए और बी दो वेक्टर्स गिवन है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो कौन सा है, थीटा। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। आपको बताना है कि ये जो ऊपर दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से हम एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक सूट। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो कार्ड हम ड्रॉ करेंगे इन 52 कार्ड्स में से वो एक किंग होगा ऑफ ब्लैक कलर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहां पे कितने आ रहे हैं, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं, 4, और ब्लैक कलर के कितने किंग्स होते हैं, टोटल में 2। ठीक है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। कैंसिलेशन करेंगे, 1 जार 26 जार। सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं आज के सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, P अगर क्या है, सबसेट है Q का, एंड Q इज द सबसेट ऑफ R, देन द कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू। हमें बताया जा रहा है P एक सबसेट है Q का और Q सबसेट है R का। अब आपको बताना है कि P यूनियन Q यूनियन R की जो कार्डिनलिटी है वो किसके बराबर होगी। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट अस से P हमारा एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A, और Q हमारा दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं लेट अस से A, B। क्या P Q का सबसेट बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। मैं उसी पैटर्न की एग्जांपल खुद से बना रहा हूं। और R में एक और सेट ले रहा हूं हैविंग एलिमेंट्स A, B एंड C। क्या Q R का सबसेट बनेगा? हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो इन सारी की सारी कंडीशंस को मैंने यहाँ पे क्या करवा लिया, सेटिस्फाई करवा लिया। अब अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा P यूनियन Q यूनियन R, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? इनका अगर हम आपस में यूनियन करेंगे तो वो हो जाएगा बराबर A, B, C। सारे के सारे एलिमेंट्स A, B, C। तो जो P यूनियन Q यूनियन R की कार्डिनलिटी है ना, दैट इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ R। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। आपको बताना है वैल्यू ऑफ Pn(n-1) किसके बराबर आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको बताना है Np(n-1) का वैल्यू किसके बराबर आएगा। हम सब ने बहुत बार फॉर्मूला पढ़ी है दैट Npr
किसके बराबर होता है? परम्यूटेशन की फॉर्मूला सबको पता होनी चाहिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे r आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, n माइनस वन। तो जहाँ जहाँ पे r है उसकी जगह पे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n माइनस वन। तो n p n माइनस वन किसके बराबर आएगा, n फैक्टोरियल ही रहेगा डिवाइडेड बाय n माइनस r के बदले क्या लिखेंगे, n माइनस वन, साथ में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, माइनस माइनस बनेगा प्लस वन फैक्टोरियल। प्लस n में से हम माइनस n करेंगे तो ये जीरो बनेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल, क्योंकि वन फैक्टोरियल का वैल्यू वन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो होपफुली आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कोई डाउट रहता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।